Okay, Assalamu alaikum बच्चों. This is Hussain Munib and today we're gonna talk about immunity. और इम्यूनिटी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन रह गया था वो था बी सेल्स और टी सेल्स. मतलब व्हाट ट्रिगर्स दी सेल्स, क्या ऐसी चीज़ है जो कि इन सेल्स की फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो रोल प्ले करती है. तो बी सेल्स रिकग्नाइज एंटीजन, प्रोलिफरेट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. जैसे कोई एंटीजन आता है बी सेल जो है उसको रिकग्नाइज करता है एंटीजन को, और क्या करता है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाता है. आया भी था कि वो करता है कि बी सेल जो है वो आगे दो सेल्स जो है वो करता है आगे. ठीक है. डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल टू produce more antibodies, differentiate into memory cell, keep antibodies in supply for activation from second encounter by same antigen. ठीक है. तो बेसिकली जो बी सेल्स हैं वो एक तो प्लाज्मा सेल्स बना लेते हैं और दूसरे क्या बनाएंगे, मेमोरी सेल्स बनाएंगे. अच्छा, इसके और जो मेमोरी सेल होते हैं वो याद रखते हैं कि जो नेक्स्ट टाइम अगर फर्दर ऑन ये करना है. ठीक है. और इसके बाद जो है वो मेरी स्क्रीन शो हो रही. जस्ट अ मिनट, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही. हाँ, हो गई है. अच्छा, उसकी तरफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दैट टैग एंड बाइंड एंटीजन एंड डिसेबल इट फर्दर अलर्ट टी सेल्स. अच्छा, क्या हुआ कि कुछ एंटीबॉडीज मतलब एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो एंटीजन को पकड़ लेती हैं. स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज का ये काम होता है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी उसको एंटीजन को पकड़ के अपने साथ रखती हैं और फिर ऐसे सिग्नल रिलीज करती हैं जिसकी वजह से टी सेल्स आके बेसिकली उसको खत्म करते हैं. तो कुछ एंटीबॉडीज तो डायरेक्टली किल कर देंगी और कुछ एंटीबॉडीज जो हैं वो आगे टी सेल्स को, मैक्रोफेजेस को, लिकोसाइट्स को क्या करती हैं, उनको सिग्नल करती हैं कि वो आए. अब कई सेल्स ऐसे होंगे, टी सेल्स ऐसे होंगे, वो आएंगे एंटीजन को किल कर देंगे. कुछ मैक्रोफेजेस ऐसे होंगे जो कि फेगोसाइट होंगे, वो आएंगे और ये एंटीबॉडी और एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा, जो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, इनको आगे इंगल्फ कर देंगे. इंगल्फ करने का मतलब है कि वो दोनों को ही खा जाते हैं. तो एंटीबॉडी ने अपना काम किया और अपने उसी के साथ क्या हो गई, खत्म हो गई. अब दूसरी तरफ जो है हमारे पास टी सेल्स हैं जो कि उसको रिकॉग्नाइज करके जो है वो आए हैं. अब इसके अंदर जो हमारे पास टी सेल रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय टैग एंटीजन एंड प्रोलिफरेट. तो बेसिकली वो क्या कर रहा है कि वो जो टैग्ड एंटीजन था, टैग एंटीजन कौन सा है, जिसके ऊपर एंटीबॉडी लगी हुई है, उसको बुलाता है और उसको मतलब उसकी तरफ आएगा, उसको अटैक करेगा और खत्म कर देगा. आगे प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट से क्या मुराद है, टी सेल्स होते हैं पहले जर्नल, जर्नल टी सेल्स होते हैं, जिस तरह बी सेल्स जर्नल होते हैं, बाद में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हुई थी ना, इसी तरह टी सेल्स भी क्या होते हैं, जर्नल होते हैं. आगे इनकी फर्दर टाइप्स हैं. ब्राइटनेस कम कर लूँ मैं थोड़ी सी. अच्छा, जो फर्दर टाइप्स हैं उनमें हमारे पास है साइटोटॉक्सिक सी सेल, बाइंड टू एंटीजन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल एंड डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द सेल. जो टी सेल साइटोटॉक्सिक सी सेल्स हैं ये बेसिकली उसके साथ बाइंड करते हैं और बाइंड करके उसको मतलब वो जो एंटीजन है उसके ऊपर बाइंड करेंगे, उसको किल कर देंगे. टी हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट बी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल एंड मैक्रोफेजेस. एक और टाइप है टी सेल्स की ही, इसको कहते हैं हेल्पर टी सेल्स. तो दे आर बेसिकली हेल्पर. ये टी साइटोटॉक्सिक सी सेल्स को, बी सेल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को, मैक्रोफेजेस को काइंड ऑफ उनको सिग्नल आउट करते हैं कि आए और आके जो इम्यून सिस्टम की क्या करें, हेल्प करें. तो ये बेसिकली एक्टिवेशन में हेल्प रोल प्ले करते हैं, डायरेक्टली किल नहीं करते हेल्पर टी सेल्स. और तीसरे हैं रिमेनिंग सेल कैन रिस्पॉन्ड टू सेकेंडरी एक्सपोजर. यानी कि बाकी जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, एज अ मेमोरी सेल जो है वो काम करते हैं. और फॉर द सेक ऑफ मेमोरी जो है वो सेकेंडरी एक्सपोजर के दोबारा जब एक्सपोज होगा, ये दोबारा कोई एंटीजन आएगा तो उसके खिलाफ जब काम करना है तो उसके लिए फिर ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. इफ टी सेल बिकम किलर, जिसको साइटोटॉक्सिक कहा, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन फॉर फ्यू डेज टू वीक. अगर तो वो किलिंग एक्शन में चले गए, टी सेल साइटोटॉक्सिक बन गए और जाके उन्होंने किलिंग एक्शन स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा, इसका मतलब ये है कि वो अब उनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा ही होगा, छोटा सा लाइफ स्पैन होगा. जैसे ही वो अटैक करेंगे उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. लेकिन अगर वो टी सेल जो है वो मेमोरी सेल बन जाते हैं, तो मेमोरी सेल का काम है फिर लॉन्गर पीरियड के लिए रहना, और वो सेकेंडरी और टर्शियरी टिश्यूज के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं, ताकि दोबारा से अगर कोई इन्फेक्शन आए, सेकेंडरी इन्फेक्शन से मुराद है कि बाद में आने वाला इन्फेक्शन, तो उसके खिलाफ जो है वो उसको रिस्पॉन्स दे सकें. ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ सेल.
The ability of the immune system to distinguish between body cells and foreign cells is known as tolerance, another hallmark of the immune response. इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि ये एक एबिलिटी है अच्छे इम्यून सिस्टम की कि वो रिस्पॉन्ड करता है ओनली ऑन फॉरेन सेल्स, जो बाहर से आने वाले सेल्स हैं उनको, और अपने बॉडी सेल्स को किल नहीं करता, ठीक है। तो ये एक अच्छे इम्यून सिस्टम की अलामत है। कई बार क्या है, आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर क्या होता है कि जिसके अंदर बॉडी के अपने सेल जो हैं वो किलिंग एक्शन की तरफ मतलब अपने सेल जो है वो इम्यूनिटी के हद पे चढ़ जाते हैं। इम्यूनिटी जो है वो अपनी सेल्स को किल करना शुरू कर देती है, ऐसी कंडीशन को आप कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो वो जो है वो एक अच्छे इम्यून सिस्टम की डेफिनेटली अलामत नहीं है। आगे ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, इन 1960 गेव दिस आइडिया, ठीक है। ही सेड दैट एक्सपोजर टू नॉन सेल्फ एंटीजन ड्यूरिंग सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ कुड रिजल्ट टू एस्टेब्लिश टॉलरेंस, ठीक है। नॉन सेल्फ एंटीजन कौन से होते हैं? वो चीजें जो आपकी मतलब कि नॉन सेल्फ से मुराद है कि आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है। ऐसी चीजें जब आती हैं तो बॉडी इनसे क्या करती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है। बॉडी रिकॉग्नाइज करती है ड्यूरिंग सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ, और जब बॉडी इनको रिकॉग्नाइज करती है तो बॉडी क्या करती है, अपनी टॉलरेंस बढ़ाती है, अपनी एबिलिटी बढ़ाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज एक्सपोज ही नहीं हुई फॉरेन एंटीजन से, उसे क्या पता कि अपना कौन और गैर कौन, ठीक है। तो जब तक गैर आएगा नहीं तब तक वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो ये बॉडी की एबिलिटी जो है ये विद टाइम डेवलप करती है। इसलिए यूजुअली क्या कहा जाता है कि अगर बच्चे जो है ना, उनको छोटे बच्चे जो ज्यादातर मिट्टी में या इस तरह खेलते हैं, उन्हें खेलने देना चाहिए ताकि उनकी जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो, वो डिफरेंट चीजों से एक्सपोज हो एट अ माइनर लेवल। बॉडी एक्सपोज हो, बॉडी उसको ओवरकम करे और अपनी एबिलिटी को बढ़ाए। कोई बच्चे जो जिस तरह अपने नाजुक शाजुक बच्चे, माँ बाप के लाडले जो बच्चे होते हैं, जिनको कभी मिट्टी में जाने भी नहीं दिया, ये हल्की सी ठंड आई बीमार, ये हल्का सा कुछ सीजन आया बीमार, ठीक है। और उसी तरफ अब जो है वो आम आदमी का बच्चा देखो, जिसने सुबह शाम मट्टी में रहना, वो जो उसने जिस तरह का मर्जी मौसम आ जाए वो डीट है, ठीक है, उसकी बॉडी डीट हो चुकी होती है। तो दैट्स इम्यूनिटी जो कि एक्सपोजर से आती है। अच्छा, ये established tolerance the antigen receptor present on developing B and T cell must first pass a test of non responsiveness against host structure। और ये एक मतलब एक जो बी सेल्स होते हैं, जो टी सेल्स होते हैं, ये जब बड़े हो रहे होते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं तो इनके अंदर एक नॉन रिस्पॉन्सिवनेस अगेंस्ट होस्ट स्ट्रक्चर से मुराद है कि इनकी एक एबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए, बॉडी के अंदर टेस्ट होती है। मतलब हेल्थी सिस्टम के अंदर ये एक टेस्टिंग होती है कि जो बी सेल्स और टी सेल्स बन रहे हैं उनकी उनके अंदर ये बात इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए कि अपने सेल्स को किल नहीं करना, होस्ट स्ट्रक्चर्स के खिलाफ काम नहीं करना, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी एबिलिटी होती है। आगे आ जाता है एंटीबॉडीज। अब जो है हमने बी सेल्स किए और टी सेल्स किए, तो इन्हीं की आगे डिटेल है। बी सेल्स की डिटेल पहले है, जिसके अंदर आगे एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लूकोज, कार्ब्स और प्रोटीन का एक मिक्सचर कंपोनेंट है, हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चार इसका स्ट्रक्चर होगा। दे आर सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल, और इसको कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल कहाँ से आ रहे थे? बी सेल से। एंटीबॉडीज आर द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, और ये हमारे जो सीरम प्रोटीन्स होती हैं, खून के अंदर जितनी प्रोटीन चल रही है उसका ये पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर इसकी बेसिकली दो चेन्स हैं, एक लाइट चेन होती है और एक हैवी चेन होती है। आपने देखा होगा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, स्लाइड्स में से जाके देख भी लेना। ये होता है, इट्स इट्स लाइक एक वाई वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर चेन्स होती हैं। एक हैवी चेन होती है, और मतलब हैवी चेन्स भी होती हैं और लाइट चेन्स भी होती हैं, ठीक है। अब लाइट चेन में आगे दो टाइप हैं, कापा एंड लेमडा। और जो हैवी चेन है इसमें पांच टाइप हैं, अल्फा, म्यू, एप्सिलन, गामा एंड डेल्टा। ये आपने याद कर लेनी है। इसका जो है वो है गेम डी, GAME D। तो IgA, IgE, IgM, IgG, IgD, तो इसके जो है वो गेम डी जो है ना वो पांच इसकी हैवी चेन्स हैं। और इन्हीं हैवी चेन्स की बेसिस पे जो है वो एंटीबॉडीज के आगे टाइप्स भी हैं, IgA, IgE, IgG, IgM, IgD, ठीक है। और इस तरफ जो लाइट चेन है उसमें सिर्फ हमारे पास कापा एंड लैम्डा है। जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर ले। अरीब, पापा कौन सा? अरीब, टर्न ऑफ योर माइक एंड कैमरा टू। ओके, सो वे वी वर, हाँ, हैवी चेन्स की बात कर रहे थे। तो ये दो जो है वो लाइट चेन आ जाती हैं, और पांच जो है हैवी चेन्स हैं। इनके नाम आपने ऐसे ही याद कर लेने हैं। और एक और इसके अंदर जो कंसेप्चुअल चीज है वो ये है कि सबसे पहले बॉडी के अंदर जो है, जैसे ही कोई रिएक्शन होता है तो पहले जो है IgM रिलीज होती है, ठीक है, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाती है IG
जी में, यानी कि अगर इन जैसे बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन शो हुआ तो आईजीएम एंटीबॉडी की एक टाइप है, वो रिलीज होती है, इंस्टेंटली रिलीज होती है, लेकिन होती शॉर्ट टाइम के लिए। वो बहुत लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। उतनी देर में आईजीजी आ जाती है, जो कि एक लॉन्ग टर्म तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए फिजिबल होती है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक? ओके, नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो कुछ टाइप्स हैं एंटीबॉडीज की ही, टाइप्स हैं। उसके अंदर हमारे पास है एपिटोप और पेरिटोप, डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट जो है वो इसके एंटीबॉडी की टाइप भी हैं, और डिफरेंट जो है ना डिफरेंशिएशन है। तो इसमें जो पहले एपिटोप है, अ रीजन ऑफ एंटीजन ऑन एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम, इट इज द पॉइंट वेयर कंप्लीमेंट्री एंटीबॉडी इज अटैच। देखो, एंटीजन और एंटीबॉडी ने अटैच करना है, तो जाहिर सी बात है दोनों के पास अटैचिंग रीजन तो होने चाहिए ना। अगर मैंने किसी से सलाम मिलाना है तो मेरे पास भी हाथ होना चाहिए, सामने वाले का भी हाथ होना चाहिए। सलाम लेने की शर्त है, ठीक है, कि मेरे पास भी हाथ हो और सामने वाले के पास भी हाथ हो। तो अगर मैं एक एंटीजन हूँ, मैंने एक बीमारी कॉज करनी है, तो मैं एंटीजन हूँ, तो मेरा जो हाथ है, मेरा जो रिसेप्टर है, मेरा जो अटैचिंग ज्वाइंट है, वो कहलाएगा एपिटॉप। और अगर आप एंटीबॉडी के हवाले से बात करोगे, उसे आप कहते हो पेरीटॉप, पैराटॉप। ठीक है, तो वो एंटीबॉडी का वो पॉइंट जहां पे एंटीजन आके अटैच करेगा, या जिससे वो अटैच करेगी एंटीजन के साथ, वो क्या कहलाएगा? पैराटॉप। और जो एंटीजन के ऊपर अगर आप वो पॉइंट, एंटीजन का अपना पॉइंट जिसके जरिए वो एंटीबॉडी से अटैच करेगा, वो क्या कहलाएगा? एपिटॉप। उसके बाद जो है वो आगे हमारे कुछ दो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज और हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। इट इज एंटीबॉडी दैट बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। मोनोक्लोनल का मतलब है उसके ऊपर सिर्फ एक पैराटॉप होगा, एक ही पैराटॉप होगा, और वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही जो है एक ही टाइप ऑफ एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है। ठीक है, मल्टीपल क्लोन्स आर जनरेटेड, गुड फॉर इन विवो। अब क्योंकि ये एक टाइम पे एक ही उसके साथ बाइंड कर सकती है, तो इसलिए इसको, इसके लिए मल्टीपल क्लोन्स जनरेट होते हैं। ये अब पॉलीक्लोनल होती, मेरे अगर 6 हाथ होते तो मैं एट अ टाइम 6 लोगों से सलाम लेता। लेकिन अगर मेरा हाथ ही एक है, तो मैं एक टाइम पे एक ही से सलाम लूंगा। तो अगर हमें 10 लोगों से एट अ टाइम मिलना है, तो इसका मतलब है कि मेरे जैसे 10 होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल कॉपीज ये जनरेट करता है। फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, आगे उसके कुछ यूजेस लिखे हैं इन वीवो स्टडीज के लिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, रिसर्च वगैरह के अंदर। वन क्लोन दैट रिएक्ट टू सिंगल एपिटॉप, तो ये वही कॉन्सेप्ट आ गया कि एक क्लोन एक एपिटॉप से काम कर, एक के साथ अटैच कर सकता है। सिंगल होती तो एक वाला एक जो है वो एक के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, इस वजह से मल्टीपल क्लोन्स आते हैं। सोल्यूशन बाय कोलर एंड मिल्स्टीन प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजिंग वन एपिटॉप। ये कुछ उसका जो है ना क्लिनिकल के हिसाब से जो कोई 2-3 चीजें लिखी हुई हैं, कि एक सोल्यूशन जो है वो कोलर और मेल्स्टीन ने बनाया हुआ है, जिसके जरिए आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, दे हैव अफिनिटी फॉर सेम एंटीजन बट डिफरेंट एपिटॉप्स, रिएक्ट विद मल्टीपल एपिटॉप ऑन गिवन एंटीजन। एक ही एंटीजन है, उसके 6 आ रहे हैं, तो 6 के साथ ये डिफरेंटली बाइंड कर सकती है। ठीक है, तो मोनोक्लोनल का क्या मतलब है? उसके पास हो सकता है एक एंटीजन है, कोई बैक्टीरिया आया है, उसके पास मल्टीपल साइट्स हो सकती हैं जहां से वो अटैच कर सकते हैं एंटीबॉडी के साथ। लेकिन एंटीबॉडी के पास अगर एक ही साइट हुई अटैच करने की, उसे सिर्फ पता ही एक साइड का हुआ, ठीक है, तो वो सिर्फ उससे बाइंड करेगी। और अगर वो उसके लिए स्पेसिफिक नहीं होती, तो इसका मतलब है कि मोनोक्लोनल बाइंड नहीं कर सकती। मिसाल समझाता हूँ, मेरे हों 4 हाथ, तो मैंने 2 हाथ सामने रखे हुए, एक हाथ मेरा सामने है, बाकी 3 मैंने पीछे रखे हुए, जिन तीनों में क्या है, छुरी है। ठीक है, अब सामने मेरे एक एंटीबॉडी आती है, उसको सिर्फ वो जानती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ है। ठीक है, तो वो मेरे हाथ को पकड़ लेगी, अपने एक हाथ से मेरे एक हाथ को पकड़ लिया, मैं दूसरे हाथ से छुरी मार दूँ, तो ये क्या हो गया? सिवियर केस आ गया। पॉलीक्लोनल का क्या मतलब है? मेरे भी 6 होते, मुझे पता होता कि एंटीबॉडी के भी 6 हैं, तो मैं 6 के
अपने 6 से उसके 6 हाथ पकड़ के रखता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो अटैक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि एंटीजन के ऊपर मल्टीपल साइट्स होती हैं जहां से वो बॉडी में रिएक्ट कर सकता है, तो एंटीबॉडी वहां पे आके अटैच कर जाएगी। तो पॉलीक्लोनल होगी तो डिफरेंट साइड से उसको पकड़ के रखेगी, 2-3 जगह से उसको पकड़ लेगी। और मोनोक्लोनल होगी तो वो एक ही साइड से बाइंड कर सकती है। क्लियर हो गया। आगे जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज, ये वो एंटीबॉडीज हैं जो कि अपने ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देगी। बॉडी के ऑन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, उसको अटैक करना शुरू कर दे। इडियोटाइप एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द वेरिएबल रीजन दैट मेक स्पेसिफिक इडियोटाइप ऑन सीडीआर। ये सीडीआर जो आगे आएगा तो वहीं पे इसकी डिटेल भी देख लेंगे। बाकी जो है इसके अंदर इडियोटाइप, ये बेसिकली वेरिएबल रीजन, मतलब ऐसी एंटीबॉडीज जो वेरिएबल रीजन के हवाले से, जो वेरिएबल ऊपर की है ना, बेसिकली दो रीजन होते हैं, एक कांस्टेंट रीजन होता है एक एंटीबॉडी का, और दूसरा होता है वेरिएबल। तो मैं समझाता हूँ। अब जो कांस्टेंट है वो होता है, आपने वाई शेप देखा ना, वाई शेप होती है एंटीबॉडी। तो जो वाई की बेस है, जो नीचे वाला डंडा है, वो होता है कांस्टेंट रीजन, और जो ऊपर वाले हाथ होते हैं जो इस तरह करके खुले होते हैं दोनों तरफ, जिस तरह वाई का 2 हाथ खुले होते हैं ऊपर वाले, ठीक है। तो वो जो 2 हाथ हैं वो वेरिएबल रीजन होते हैं, और वही वेरिएबल रीजन जो है वो डिटरमाइन करते हैं एंटीबॉडीज के चेंज होने को, ठीक है। कि अब ये किस तरह की एंटीबॉडी, ये किस तरह की एंटीबॉडी है। बाकी जो फिक्स पोर्शन है वो फिक्स होता है, ठीक है, कांस्टेंट रीजन। तो अगर वेरिएबल रीजन के हवाले से एंटीबॉडीज के अंदर डिफरेंशिएशन हो रही है, तो वो कहती हैं इडियोटाइप एंटीबॉडीज। और जो आइसोटाइप एंटीबॉडीज हैं ये बेसिकली डिफरेंशिएट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैवी चेन, ठीक है। वो वेरिएबल रीजन और ये कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन। हैवी चेन होती है वो बेस बनती है, क्योंकि हैवी होगी, और कांस्टेंट रीजन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक समझो वाई है। अब वाई, वाई के जो नीचे वाला डंडा होता है वो कांस्टेंट रीजन होता है, क्योंकि उसने जाके बॉडी के अंदर बाइंड करना होता है। अगर वो बार बार चेंज होता है तो उससे पूरी की पूरी एंटीबॉडी चेंज हो जाएगी। ऊपर वाले जो वेरिएबल रीजन है वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटीजन और वट एवर द रिक्वायरमेंट इज, ठीक है, उस हिसाब से उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। तो कांस्टेंट रीजन जो है, अगर उसके हवाले से आप क्लासेस देखते हो तो दैट विल बी आइसोटाइप एंटीबॉडीज। और अगर आप वेरिएबल रीजन के हवाले से देखते हो तो वो क्या आ जाएगी, इडियोटाइप एंटीबॉडीज। आगे जो है हमारे पास 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन है? भाई एपिटॉप और पैराटॉप बता दे दोबारा। एपिटॉप रीजन वो है जो कि एंटीजन के ऊपर है, और पैराटॉप रीजन वो है जो कि एंटीबॉडी के ऊपर है, ठीक है। वो रीजन, अब पूरे की पूरी एंटीबॉडी की बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होती। कोई एक ऐसी साइट होती है जिसको एंटीबॉडी पकड़ती है कि ओके, जिससे वो रिकॉग्नाइज करती है ओके दिस इज द पैथोजन, और वहां पे आके अटैच कर जाती है। वो जो एक पॉइंट है उसको आप कहते हो, अ, अगर वो एंटीजन के ऊपर है तो उसको आप एपिटॉप कहते हो। और पैराटॉप क्या होगा कि वो पॉइंट एंटीबॉडी का, जो कि मतलब एंटीबॉडी के ऊपर वो पॉइंट जिससे वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है। तो अगर मैंने मिसाल दिया कि अटैक को समझ लो सलाम लेना, ठीक है, वो जो अटैचमेंट है उसको आप समझ लो कि सलाम लेना है, एंटीबॉडी ने एंटीजन से सलाम लेना है। अब मैं उसके मुंह मुंह के साथ जाकर थोड़ी सलाम लूंगा, ठीक है। एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के मुंह से सलाम थोड़ी लेगी, हाथ होंगे ना दोनों के। तो हाथ समझ लो, अगर एंटीबॉडी के हाथ की बात करोगे तो पैराटॉप, और अगर आप एंटीजन के हाथ की बात करोगे तो एपिटॉप। क्लियर? वो पॉइंट जिससे दोनों इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। ओके। इसके बाद जो है वो हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हैं, इनके अंदर हमारे पास जो है 5 बेसिकली टाइप हैं। IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। अब इनमें जो IgG है वो हमारी पहली टाइप है, जो कि 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज हैं। मतलब जितनी एंटीबॉडीज हैं ना सीरम के अंदर, उसके 80% जो है वो IgG का बना हुआ है। यानी कि 10 mg/ml, 1 ml ब्लड में 10 mg जो है 10 मिलीग्राम आपको मिलेगी। अ, ये हाईएस्ट IgG1 है और लोएस्ट IgG4 है। बेसिकली चार IgG के अंदर जो है वो 4 टाइप है, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। जिनमें हाईएस्ट जो है वो IgG1 होती है और लोएस्ट जो है IgG4 है। ओवरऑल IgG इज द हाईएस्ट अमंग बाकी एंटीबॉडीज, और उनमें भी IgG1 जो है वो सबसे ज्यादा है। स्ट्रक्चर इसका मोनोमेरिक है। वार्म एंटीबॉडीज कहते हैं इनका दूसरा नाम, क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोस्टली ये काम करती हैं। उसके बाद जो है फंक्शन देखते हो तो इन्वॉल्व इन टॉक्सिक न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन
रिएक्शन। तो बेसिकली एक तो टॉक्सिन की न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन भी और प्रेसिपिटेशन भी, ये बेसिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म है। न्यूट्रलाइजेशन में ये है कि टॉक्सिन जो आया है, अगर वो एसिड है या बेस है या वट एवर द इट इज परफॉर्मिंग द रिएक्शन, तो ये उसके साथ बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, फिर जो उसने रिएक्शन करना था वो कर ही ना पाए, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन होता है कि उसके क्लम्प्स बना देना, एंटीजन को पकड़ के उसके लोथड़े बना, जिसका क्लम्प कहते हैं, जिसमें डलियां बना देना। अब वो डली बन गई तो इसका मतलब ये है कि अब वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, वो अब रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसको इकट्ठा करके, मतलब इस्त्री लगाने से कपड़ा नहीं जिस तरह इकट्ठा हो जाता, इस तरह एंटीबॉडीज के जो है ना क्लम्प्स से बन जाते हैं, और क्लम्प्स जो है वो फिर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। इनमें जो IG3 के जो स्पेसिफिक उसने फंक्शन भी बताया है, मोस्ट इफेक्टिव कंप्लीमेंट एक्टिवेटर बट पुअर इन क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट। जो कंप्लीमेंट सिस्टम होता है, कंप्लीमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है कि ये एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन है, काफी सारी प्रोटीन है, ठीक है। एक कैस्केड है पूरी 11 प्रोटीन की, पहले एक काम करती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक फ्लो में काम करती हैं। C1 C2 C3 C5 C7 C9, और डिफरेंट सबके फंक्शन है। वो पूरी डिटेल यहाँ पे नहीं है, फिफ्थ सेमेस्टर में आप इम्यूनोलॉजी के अंदर जाके पढ़ोगे। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सिर्फ ये समझ लो कि वो एक डिफेंसिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये उसको एक्टिवेट करती है, लेकिन उसका जो है वो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एक डायरेक्टली तो कॉम्प्लीमेंट को मतलब एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के मल्टीपल वेज होते हैं, तो ये डायरेक्टली करने में सबसे फास्ट है। और अगर क्लासिकल पाथवे आप फॉलो करती है तो उसमें ये इतनी कोई एक्टिविटी जो है वो मतलब इतनी एक्टिव नहीं है, ये पुअर है। तो ये डायरेक्टली तो उसको कंप्लीमेंट एक्टिवेटर है, बहुत अच्छी इफेक्टिव है, लेकिन थ्रू एक स्पेसिफिक पाथवे है जिसका नाम है क्लासिकल पाथवे, उसमें ये काम जो है ये स्लो है, उसमें ये इतनी एक्टिव नहीं है। IG1 और IG3 दोनों के पास FC रीजन होते हैं एंड thus हैव हाई एफिनिटी टू बाइंड टू FCR ऑफ फेगोसाइट्स एंड स्टार्ट्स ऑप्सोनाइजेशन। बेसिकली क्या होता है कि एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन FCR और फेगोसाइट, फेगोसाइट है उसके पास FCR है। FCR क्या है, FC एक स्पेसिफिक समझ लो, FCR रिसेप्टर, FC रिसेप्टर, FCR स्टैंड फॉर FC रिसेप्टर्स। तो FC जो रिसेप्टर है ये बेसिकली एक साइट होती है फेगोसाइट्स के ऊपर। फेगोसाइट्स कौन है, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल, यानी कि ऐसे सेल हैं जो कि उसको आके इंगल्फ कर जाएंगे, एंटीजन को खाएंगे। उनके ऊपर एक पॉइंट है जिसको आप कहते हो FC रिसेप्टर, ठीक है। और एंटीजन के पास क्या है, सॉरी एंटीजन एंटीजन कह रहा हूँ, एंटीबॉडीज के पास ये जो IG3 है, इनके पास FC रीजन होता है, ठीक है। लगी समझ। तो फेगोसाइट है उसके पास क्या है, FCR रिसेप्टर है, और एंटीबॉडी के पास क्या है, FC रीजन। अब समझो ये कि एंटीबॉडी की बैक कमर समझ लो, एंटीबॉडी की कमर पे एक टैग लगा हुआ है जिसका नाम है FC रीजन, ठीक है। उसने जैसे ही, अब वो टैग क्या है, जैसे ही एंटीबॉडी जो है वो बाइंड करेगी एंटीजन के साथ, वो टैग चमकने लग गया, मिसाल समझा रहा हूँ आपको, चमकने लग गया। अब चमकता हुआ टैग जो है वो एक निशानी है मैक्रोफेज के लिए जो फेगोसाइट से, तो वो क्या करेगा, ओके वो आके उसके ऊपर आके अटैच कर जाएगा। तो एंटीजन जो है उसके साथ बाइंड किया एंटीबॉडी ने, एंटीबॉडी के ऊपर एक रीजन था FC रीजन, और FC रीजन को जो है वो जो फेगोसाइट है उसने कैसे डिटेक्ट किया, FCR, FC रिसेप्टर था जो कि फेगोसाइट के पास था, फेगोसाइट के पास एक रिसेप्टर था जो कि मतलब एक स्कैनर लगा हुआ था जो कि उसको डिटेक्ट करता है, ओके। जो रिसेप्टर है उसने आके देखा कि FC रीजन अवेलेबल है, वो उसके ऊपर आके अटैच कर गया। FC रीजन अवेलेबल ऑन एंटीबॉडी वाज डिटेक्टेड बाय द FC रिसेप्टर ऑफ फेगोसाइट्स, और फेगोसाइट आगे अटैच कर गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन होप्स तुम लोगों को समझ आ गया होगा। और उसकी वजह से जो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो अटैच करेगा तो डेफिनेटली जो फेगोसाइट्स होगा वो फेगोसाइटोसिस को स्टार्ट करवा देगा, जिसको आप ऑप्सोनाइजेशन भी कहते हैं, एक्टिवेशन एंड स्टार्टिंग ऑफ फेगोसाइटोसिस। क्लियर है इतना। क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लेना फिर। IgA, ये 10 to 15% होता है सीरम प्रोटीन्स का, मोनोमेरिक होता है सीरम के अंदर और पॉलीमेरिक होता है प्लाज्मा के अंदर। अगर आप सीरम के अंदर, ब्लड के दो पोर्शन होते हैं, सीरम एंड प्लाज्मा, तो सीरम के अंदर होगा तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और प्लाज्मा में चला जाएगा तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डोमिनेंट इन बॉडी सिक्रीशंस, और मोस्टली जो है इसकी डोमिनेंसी कहाँ पे है, बॉडी की सिक्रीशंस के अंदर। बॉडी के से क्या क्या सिक्रीट होता है, मिल्क है, सलाइवा है, यूरिया है, कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम कहते हैं पहला जो दूध होता है, ठीक है। टीयर्स, आंसू और म्यूकस, जितनी भी ये बलगम और वगैरह जो रिलीज होती है ना, इन सारों के अंदर हाई कंटेंट किसका होगा, IgA का, इसीलिए इसको सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। 5 से 15 ग्राम इन द फॉर्म ऑफ
डाइमर और टेट्रामर विद जे चेन पॉलीपेप्टाइड एंड सिक्रीटरी कंपोनेंट। तो बेसिकली ये जितने भी सिक्रीटरी है ना, ये सिक्रीशंस हैं, उनके अंदर 5 से लेके 15 ग्राम ऑफ आईजीए मौजूद हो सकता है। किस फॉर्म में? डाइमर 2 की या टेट्रामर 4 की फॉर्म में, ठीक है, 4 जुड़ा हुआ। किस तरह? जे चेन पॉलीपेप्टाइड एंड सिक्रीटरी कंपोनेंट। सिक्रीटरी कंपोनेंट, जो भी सिक्रीटरी कंपोनेंट है, म्यूकस है तो म्यूकस, ठीक है, मिल्क है तो मिल्क, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं वो सिक्रीटरी कंपोनेंट है। उसके साथ बाइंड होगी जे चेन पॉलीपेप्टाइड, और जे चेन पॉलीपेप्टाइड के साथ बाइंड होगा आईजीए, ठीक है। They are antiseptic paint of the body like a paint on the skin. They activate alternative pathway and not complement system. ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को तो एक्टिवेट नहीं करते, लेकिन अल्टरनेटिव पाथवे जो अदर सिस्टम होते हैं इम्यून सिस्टम के, इम्यून कंट्रोल के, उनको ये एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये एंटीसेप्टिक पेंट होते हैं। सिक्रीटरी का क्या मतलब होता है? कि ऐसी चीज जो सिक्रीट होनी है। अब म्यूकस है तो वो आपकी इनर लेयर में सिक्रीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना भी डिफेंस है, जितना भी काम करना है अगेंस्ट द एंटीजेंस या एंटीबॉडी, जो भी इन्वेडर है उसके खिलाफ काम होना है, तो वो इसके ऊपर एक लेयर बना के रखा हुआ है उसने। जो आपकी स्किन है, अंदर वाली जो स्किन है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उसके अलावा जो आपके एलिमेंट्री कैनाल की जो स्किन है, उसके इर्द गिर्द जो है वहां पे एज, क्योंकि सिक्रीशंस वहां पे हुई है ना, तो वहां पे आईजीए प्रेजेंट है। तो इट इज लाइक एंटीसेप्टिक पेंट, कि आपकी स्किन पे एक एंटीसेप्टिक पेंट कर दिया गया। स्किन से भी ये जो टीयर्स हैं आंखों से निकल रहे हैं, उसके अलावा आपका स्वेट होता है तो उसके अंदर भी आईजीए मौजूद है। स्वेट या यहाँ पे जो ग्लैंड होते हैं, वो क्या बेसिकली क्या करते हैं, वो इसको स्क्रीट आउट करते हैं, ताकि स्किन के ऊपर जितने भी डिफेंसिव मैकेनिज्म है, आंखों में ये डायरेक्ट एक्सपोज होती है, यहाँ पे जितने भी इन्वेडर हैं उसके खिलाफ जो है वो रोल प्ले किया जा सके। नेक्स्ट है आईजीएम। ये 5 से 10% होती है, इसको कोल्ड एंटीबॉडीज कहते हैं। ये पेंटामेरिक इसका स्ट्रक्चर है। और ये बी सेल्स, जो आपके जो बी सेल्स है, जो जहाँ जिन्होंने आगे, सॉरी, बी सेल्स के ऊपर ही एक्सप्रेस होती है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन बी सेल्स एज बी सेल रिसेप्टर्स। तो बी सेल जो एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल थे, उसके ऊपर ही ये प्रेजेंट है, ठीक है, एज अ रिसेप्टर। इट इज फर्स्ट एंटीबॉडी रिलीज इन एनी इम्यून रिस्पॉन्स। कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा उसमें, मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले आईजीएम रिलीज होता है। एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मोर एफिशिएंटली देन आईजीजी, बट कांट स्टार्ट ऑप्शनाइजेशन। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को तो बहुत अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आगे जाके फाइगोसाइटोसिस होनी होती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को तो इनिशिएट करवा देगी, लेकिन फेगोसाइटोसिस ये इनिशिएट नहीं करवाती, वो आईजीजी ही करवा सकती है, ठीक है। तो आईजीएम क्या है? इंस्टेंटली रिलीज होती है, सबसे पहले रिलीज होती है किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स में। और जो है वो सबसे एफिशिएंटली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी स्टार्ट करवा सकती है। लेकिन जो है ये ऑप्शनाइजेशन, यानी कि ऑप्शनाइजेशन मैंने अभी भी बताया कि इनिशिएशन, एक्टिवेशन एंड इनिशिएशन ऑफ फेगोसाइटोसिस, के वो एक्टिव, उसके एक तो स्टिमुलेशन के फेगोसाइटोसिस की जाए, और उसके बाद फेगोसाइटोसिस का हो जाना, ये दोनों मिला के जो है ऑप्शनाइजेशन होती है, ठीक है। थ्योरेटिकली इट इज हाई वैलेंस। थ्योरेटिकली जो है वो कहते हैं कि ये हाई वैलेंस है। थ्योरेटिकली ये 10 एंटीजन से बाइंड कर सकती है, लेकिन एक्चुअली ये 5 से बाइंड करते हैं। थ्योरेटिकली जब देखा गया, मतलब एक किया जाता है ना केमिकल, खुद ही लिख लिख के थ्योरीज बना बना के अकॉर्डिंग टू रिसर्च इसको 10 एंटीजन एट अ टाइम बाइंड कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल केस क्या होता है, जो आइडियल केस होता है बॉडी के अंदर, जो एक्चुअल केस होता है, वो 5 तक जाता है, उससे ज्यादा ये बाइंड यूजुअली नहीं करती, ठीक है। आईजीई, इसका लेवल लिखा हुआ है, इट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जितने भी सेंसिटिविटी रिएक्शन हैं, जिसको आप कहते हो एलर्जीज, अस्थमा है, एनाफाइलेक्सिस है, हाइव्स है, या आप गूगल करोगे तो आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी, उसके जो है वो पिक्चर्स भी मिल जाएंगी। ऐसी बीमारियां जो कि रिएक्शंस होती हैं, एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, अस्थमा जैसे होता है, तो उसमें जो है वो आईजीई का रोल होता है। आईजीई बाइंड टू मैस्ट सेल एंड ब्लड बेसोफिल विया ये एफसी रिसेप्टर्स, थस बाइंडिंग ट्रिगर डीग्रेनुलेशन एंड सिग्नल्स टू। अब बेसिकली जो आईजीई है ये बाइंड कर देगी, क्योंकि उनके ऊपर एफसी रिसेप्टर से वहां पे ये उसके ऊपर बाइंड कर देगी, उसके थ्रू बाइंड कर, जिस तरह हमने अभी मैंने आईजी जो 3 था, आईजीजी वाला, आईजीजी मैंने बताया था कि वो किस तरह बाइंड करती है थ्रू टू फेगोसाइट्स, ठीक है। इसी तरह जो बाकी हैं, ये फेगोसाइट्स तो नहीं है, मास्ट सेल और ब्लड बेसोफिल, लेकिन ये भी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं। तो ये एंटीबॉडीज के साथ जो है वो एफसी रिसेप्टर के थ्रू बाइंड कर जाते हैं, और इस बाइंडिंग की वजह से आगे 3 काम हो रहे हैं, 3 जगह पे बेसिकली काम हो रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? हिस्टामाइन रिलीज होगा, प्रोटीएजेस, प्रोटीन डाइजेस्टर होते हैं, एसिनोफिलिक एंड न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों वाइट ब्लड सेल्स हैं। और फिलिक का मतलब है कि इनको अट्रैक्ट करने वाले, जो आगे वगैरह ना कीमोटैक्टिक, तो ये ऐसे केमिकल सिग्नल रिलीज करेंगे जिसकी वजह से एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल जो है वो उस डैमेज साइट की तरफ
भागेंगे। ठीक है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, लाइपोटॉक्सिन, लाइपोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये पहले वाले जो हैं ये अगेंस्ट दैम ये इन्फ्लेमेशन के अंदर रोल प्ले करेंगे, और जो प्लेटलेट काउंटिंग फैक्टर है जो एक्टिवेटिंग फैक्टर है वो टू मेक द ब्लड क्लॉट, क्यों ब्लड क्लॉट बनाना होता है, बॉलिंग ऑफ फैक्ट कल मैंने समझा दिया था। और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये काम क्या करवाएंगे, फॉर रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन एंड टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है वो अगेंस्ट कैंसर सेल्स काम करता है, और उन जो ओवर प्रोडक्टिव सेल होते हैं या जो डैमेज सेल होते हैं या जो इम्प्रॉपर प्रोड्यूस सेल होते हैं उनके खिलाफ जो है वो काम करता है। आगे पे आ गया आईजीडी, ये जो है वो बी सेल्स के ऊपर बी सेल रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, जैसे कि आईजीएम मौजूद था उसी आईजीडी भी जो है वो बी सेल्स के ऊपर एज अ रिसेप्टर मौजूद होता है, मतलब रिसीव करेगा सिग्नल्स को फॉर बी सेल्स। और इसका एज सच कोई इतने ज्यादा फंक्शन जो है वो अभी तक डिटरमाइन नहीं किए जा सके। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। लास्ट पार्ट जो है वो हमारा टी सेल्स का है। अभी तक मैं एंटीबॉडीज की बात कर रहा था, उसके अलावा जो दूसरे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो टी सेल्स होते हैं, बने बोन मैरो के अंदर बनते हैं, उसके बाद थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं, वहां पे जाके ये मेच्योर हो जाते हैं। अच्छा, इनके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं, टी सेल के पास अपने अपने रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑन सरफेस दैट रिकॉग्नाइज ओनली दोज एंटीजन विद एमएचसी ग्लाइकोप्रोटीन, और ये सिर्फ उनको डिटेक्ट करेंगे जिनके ऊपर एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होंगे। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, एंटीबॉडीज, वो मैंने अभी बताया ना, तो एंटीबॉडी जिसके साथ बाइंड कर जाती हैं उसके बाद टी सेल्स आके उनके ऊपर अटैक करते हैं। अपॉन बाइंडिंग इट स्टिमुलेट बोथ इफेक्टर एंड मेमोरी टी सेल्स, और जब ये टी सेल्स आके बाइंड कर देंगे ये आगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी एक्टिवेट कर देंगे और मेमोरी टी सेल्स को भी एक्टिवेट कर देंगे। जब वो दोनों सेल्स, क्योंकि ये जो पहले टी सेल्स की बात हो रही है ये अनरिकग्नाइज अनडिफरेंशिएटेड है, जनरल टी सेल्स हैं, क्योंकि एमएचसी यानी कि एमएचसी कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फ्लेक्स, लफ्ज याद कर लो। ठीक है। एंटीबॉडीज बाइंडेड एंटीजन, ऐसा एंटीजन जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गया वो सिग्नल कर रहा था टी सेल्स को, टी सेल आए उन्होंने आके इसको बाइंड किया, मतलब रिकॉग्नाइज किया, और देन आगे फर्दर ऑन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और जो मेमोरी सेल्स हैं उनको रिस्पॉन्ड फर्दर ऑन कर दिया। मेजर क्लासेस हैं CD8, CD स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, CD8 सेल्स हैं और CD4 सेल हैं। अब CD8 एग्जिबिट साइटोटॉक्सिसिटी अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, वाइल CD4 हेल्प फॉर बी लिम्फोसाइट एंड इनेट इम्यूनिटी। तो जो CD8 है ये दूसरा नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का, और जो CD4 है वो दूसरा नाम है हेल्पर टी सेल्स का। ठीक है, दोनों की बात मैं पीछे कर चुका हूँ। अब जो इनमें टॉक्सिक सेल्स हैं वो पेप्टाइड रिलीज बाय ऑल पैथोजन अफेक्टेड सेल एंड CD8 कैन रिकॉग्नाइज पेप्टाइड। अब जितने भी सेल्स डैमेज हो चुके हैं, डैमेज्ड सेल, ऐसे कोई सेल जिसके ऊपर टॉक्सिन का इफेक्ट आ चुका है, वो रिलीज करते हैं पेप्टाइड, और जो पेप्टाइड है CD8 है वो तमाम के तमाम पेप्टाइड्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये इन्फेक्टेड सेल्स को क्लियर करने में रोल प्ले करता है, जितने भी इन्फेक्टेड सेल हैं वो पेप्टाइड रिलीज करते हैं और CD8 उन तमाम को डिटेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ देखते हो CD4 रिलीज फैक्टर दैट एक्टिवेट अदर प्रोटीज। अब CD4 क्योंकि हेल्पर सेल हैं, ये फर्दर खुद से सिक्रीशन रिलीज करते हैं जो कि फेगोसाइट्स को, एंटी माइक्रोबियल सेल्स हैं, साइटोलाइटिक सेल्स हैं, उसके अलावा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जिन्होंने एंटीजन को पकड़ के साइटोटॉक्सिक की तरफ भेजना होता है, बी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स इम्यून सेल्स हैं डिफरेंट जिन्होंने काम करना होता है उनको स्टिमुलेट करता है CD4। ठीक है, तो ये हेल्पर सेल है। इधर CD8 में देखते हो प्रेजेंट ऑन साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड वर्क अगेंस्ट विद एंटीजन विद MHC1। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की दो टाइप हैं, 1 और 2। जिनके ऊपर 1 होगा उनके ऊपर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स काम करेगा, MHC1 फाउंड ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, और तमाम न्यूक्लियस सेल्स के खिलाफ काम करता है। ठीक हो गया। ऐसे बैक्टीरियल सेल है तो उसके पास भी न्यूक्लियस तो होता है ना। प्रेजेंट ऑन हेल्पर टी सेल एंड वर्क अगेंस्ट एंटीजन विद MHC2 फाइंड ओनली ऑन APCs। एपीसी है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हेल्पर सेल है वो इसके MHC2 के खिलाफ साथ मिलकर काम करता है अगेंस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो मैं इसको क्लियर आउट करूंगा नोट्स में, मुझे लग रहा है गलती है। ठीक है। इफ टी सी सेल, क्योंकि ये दोनों अपोजिट होते हैं लेकिन अभी तक हम इसको रहेंगे, अगर हुआ तो आपको कमेंट सेक्शन में इसकी करेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। इफ टी सेल रिकॉग्नाइज AG MHC1 कॉम्प्लेक्स इट डिफरेंशिएट टू CTI। अगर टी सी सेल जो से वो MHC1 कॉम्प्लेक्स से देखते हैं कि एंटीजन और MHC1 का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की तरफ चला जाएगा, बन जाएगा। और अगर टी एच सेल्स, टी हेल्पर सेल जो है
वो रिकॉग्नाइज करते हैं एजी का MHC2 के साथ कॉम्प्लेक्स, तो वो स्टिमुलेट करेगा बी सेल्स को, टी सेल्स को, मैक्रोफेजेस को, अदर सेल्स को, जो कि इम्यून सिस्टम के ऊपर अपना रोल प्ले करते हैं। लास्ट पे दो टाइप्स है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बी सेल्स की वजह से जो इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो रही है, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है। बाकी सारे फंक्शन जो है वो बी सेल से रिलेटेड जितने हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में आ जाते हैं। और अगर टी सेल्स की बात करते हो, टी सेल्स की तरह जितने भी फंक्शन आ जाएंगे वो किस तरफ आ जाएंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर दिस। और